जानवरों और इंसानों के बीच का रिश्ता, ये मतलब कभी कभी कितना सीधा लगता है और कभी कभी कितना जटिल, है ना? बिल्कुल। और क्या जानवर, क्या वो सिर्फ मूक प्राणी है? हाँ, या उनकी उस चुप्पी के पीछे भी एक पूरी दुनिया है, भावनाओं की, दोस्ती की और शायद सबसे बढ़कर आजादी की एक गहरी तड़प की। और क्या एक कहानी जो दो बैलों के बारे में हो, वो अपने देश की आजादी की लड़ाई का एक रूपक बन सकती है? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। आज हम इन्हीं सवालों की परतों को खोलने जा रहे हैं। बिल्कुल। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी दो बैलों की कथा पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास स्रोत के तौर पर यह कहानी मौजूद है और हमारा मकसद सिर्फ इसका सार बताना नहीं है। नहीं, हमारा मकसद है इसके अंदर छिपे हुए प्रतीकों को समझना, इसके ऐतिहासिक संदर्भ को देखना और इसके गहरे संदेश को आज के समय में महसूस करना। और इस चर्चा के केंद्र में है दो बैल, हीरा और मोती, और उनका मालिक झूरी। हाँ, लेकिन ये कहानी सिर्फ इन तीन किरदारों की नहीं है। ये कहानी है दोस्ती की, वफादारी की, विद्रोह की और उस जमाने में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गूंज की। हम देखेंगे कि कैसे प्रेमचंद ने इन बेजुबान जानवरों के जरिए पूरे देश की आत्मा को आवाज दी थी। तो चलिए इस कहानी के पन्नों को जरा एक अलग नजरिए से पलटते हैं। जरूर। तो कहानी की शुरुआत होती है हीरा और मोती के गहरे अटूट रिश्ते से। वो पछाइन जाति के बैल हैं, सुंदर, ऊंचे डील डॉल वाले, पर उनकी खासियत सिर्फ उनका शरीर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी खासियत है उनका आपसी जुड़ाव। और प्रेमचंद यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल करती हैं। हाँ, मूक भाषा। हाँ बिल्कुल, मूक भाषा। वो कहती हैं कि दोनों एक दूसरे के मन की बात बिना बोले ही समझ जाते थे। और ये सिर्फ एक काव्यात्मक कल्पना नहीं है। अच्छा। हाँ, सोचिए उस दौर में जब भारत की करोड़ों जनता, जैसे किसान, मजदूर, दलित, उनकी अपनी कोई आवाज नहीं थी। उनकी आकांक्षाएं, उनका दर्द, उनकी बगावत भी तो इसी मूक भाषा में व्यक्त होती थी। प्रेमचंद इन बैलों के जरिए उसी बेजुबान भारत को जुबान दे रही थी। ये बहुत गहरा पॉइंट है। मतलब उनका एक दूसरे को चाटना या सूंघना या फिर वो नांद में एक साथ मुंह डालना और एक साथ हटाना, हाँ, ये सिर्फ जानवरों की आदतें नहीं, बल्कि एक अनुशासित और संगठित समाज का प्रतीक है। एक ऐसा समाज जहां आपसी समझ और एकता हो। बिल्कुल। और यही एकता किसी भी बड़े संघर्ष की पहली शर्त होती है। और उनका मालिक झूरी, वो भी उनसे बहुत प्यार करता है। वो उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता है। ये एक आदर्श स्थिति है, एक तरह का स्वराज है, जहां मालिक और प्रजा के बीच स्नेह और सम्मान का रिश्ता है। लेकिन ये आदर्श स्थिति ज्यादा देर टिकती नहीं है। नहीं टिकती। सही कहा। कहानी में पहला मोड़ तो तब आता है जब झूरी उन्हें अपने ससुराल भेज देता है। अब बैलों के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि उन्हें बेच दिया गया है। उनका वो जो स्वराज था वो छिन गया है। और यहीं से उनके प्रतिरोध की, उनके रेजिस्टेंस की शुरुआत होती है। हाँ, झूरी का साला गया जब उन्हें आगे खींचता है तो वे पीछे जोर लगाते हैं। ये उनका पहला सत्याग्रह है, आप कह सकते हैं, एक तरह का निष्क्रिय प्रतिरोध, मतलब पैसिव रेजिस्टेंस। हाँ बिल्कुल। वो सीधे तौर पे हिंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था को मानने से इनकार कर रहे हैं। और गया के घर पहुंचकर भी वे कुछ नहीं खाते। ये उनकी भूख हड़ताल है। और फिर उस रात वे दोनों अपनी उसी मूक भाषा में सलाह करते हैं और पघे यानी रस्सियां तोड़ाकर भाग निकलते हैं। ये उनका पहला सफल विद्रोह था। सुबह जब झूरी उन्हें अपनी चरनी पर खड़ा देखता है तो उसका दिल भर आता है। वो दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है। पूरा गांव, खासकर बच्चे, वो उनकी इस पशु वीरता का जश्न मनाते हैं। लेकिन घर में ही एक विरोधी आवाज भी उठती है, झूरी की पत्नी की। वो उन्हें नमक हराम कहती है क्योंकि उसे लगता है कि वे काम से जी चुराकर भागे हैं। ये उस दौर के समाज के अंदर के अंतर विरोध को भी दिखाता है। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में भी तो ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के शासन को ही सही मानते थे और बागियों को गलत समझते थे। झूरी की पत्नी उसी मानसिकता का प्रतीक है। उसका सिर्फ सूखा भूसा डालने का आदेश देना एक तरह की सजा है असहयोग करने वालों के लिए। तो एक बार तो वे अपनी हिम्मत से घर वापस आ गए, लेकिन ये आजादी ज्यादा दिन नहीं टिकी। गया दोबारा आता है और इस बार उसका रवैया और भी कठोर हो जाता है ना? हाँ, इस बार अत्याचार और बढ़ जाता है। उन्हें मोटी रस्सियों से बांधा जाता है, दिन भर हल में जोता जाता है, मारा पीटा जाता है और खाने को वही सूखा भूसा। ये सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं था, ये उनके आत्मसम्मान पर हमला था। बिल्कुल। प्रेमचंद लिखती हैं कि झूरी तो उन्हें कभी फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था।
ये पंक्तियां उस शोषण और अपमान को दर्शाती हैं जो गुलाम भारत सह रहा था। और उसी घर के जुल्म के बीच एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह से उन्हें सहारा मिलता है, एक छोटी सी लड़की से। हाँ, और ये प्रेमचंद की खूबी है, वो दिखाती हैं कि सहानुभूति अक्सर वहीं से आती है जहां खुद जुल्म सहा गया हो। सही बात है। वो लड़की खुद अपनी सौतेली माँ से प्रताड़ित थी, इसलिए वो इन बैलों के दर्द को दूसरों से बेहतर समझती थी। उसका रात में चुपके से 2 रोटियां देना सिर्फ पेट भरने की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक तरह की एकजुटता थी, एक गुप्त गठबंधन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यानी एक शोषित ही दूसरे शोषित का दर्द समझता है। कहानी में एक बहुत मार्मिक पंक्ति है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। हाँ, ये जो हृदय का भोजन है, ये प्रेम और अपनेपन का एहसास है, जो उनकी विद्रोह की भावना को और भी मजबूत कर देता है। बिल्कुल, और यहीं पर दोनों बैलों का अलग अलग स्वभाव भी सामने आता है। मोती, जिसका स्वभाव थोड़ा गर्म है, हाँ, वो ज्यादा उग्र है। हाँ, वो कहता है कि क्यों न गया और उसकी पत्नी को सींगों पर उठाकर फेंक दे। वो सक्रिय और हिंसक प्रतिरोध का प्रतीक है। जब भी हीरा, जो ज्यादा शांत और सहनशील है, उसे रोकता है और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। वो कहता है कि स्त्री जाति पर सींग चलाना मना है। ये कमाल की बात है ना? प्रेमचंद यहाँ दिखा रहे हैं कि स्वतंत्रता का संघर्ष भी नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। ये गांधी जी के आंदोलन के नैतिक बल की तरफ एक साफ इशारा है। और फिर एक रात वही लड़की उनकी रस्सियां खोल देती है। हाँ, वो भाग तो निकलते हैं, पर इस बार रास्ता भटक जाते हैं। उन्हें आजादी का असली बेलगाम अनुभव तब होता है जब वे एक मटर के खेत में घुसकर पेट भर खाते हैं। लेकिन आजादी की राह इतनी आसान कहाँ होती है? सही कहा, क्योंकि उनकी आजादी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक सामने से एक विशाल मदमस्त सांड आता देख उनके होश उड़ जाते हैं। ये एक नई, बड़ी और निरंकुश चुनौती थी। और यहाँ पर उनका मुकाबला करने का फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। वे भाग सकते थे, लेकिन वे लड़ना चुनते हैं। बिल्कुल, और वे सिर्फ लड़ते नहीं, वे रणनीति बनाते हैं। हाँ, कि अगर सांड एक पर हमला करेगा तो दूसरा पीछे से उस पर सींग चुभोएगा। ये एक संगठित हमला है। और यहाँ सिर्फ एकता की शक्ति नहीं दिखती, प्रेमचंद शायद ये भी दिखा रहे हैं कि एक संगठित, अनुशासित शक्ति कैसे एक बड़े, निरंकुश लेकिन अकेले दुश्मन पर भारी पड़ सकती है। ये सिर्फ जानवरों की लड़ाई नहीं है, ये एक राजनीतिक रूपक है। बिल्कुल। और ध्यान दीजिए, सांड को इस तरह मिलकर लड़ने का कोई अनुभव नहीं था। वो तो अकेले ही सबको रौंदने का आदी था। ये उस संगठित प्रतिरोध की ओर इशारा करता है जो उस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आकार ले रहा था। अच्छा। जब अलग अलग समूह मिलकर एक बड़ी शक्ति जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने लगे थे, इस संगठित शक्ति के सामने वो सांड टिक नहीं पाया और जख्मी होकर भाग गया। तो उन्होंने अपनी एकता से सांड पर तो विजय पा ली, लेकिन आजादी की राह में सिर्फ एक ही दुश्मन नहीं होता, कभी कभी व्यवस्था खुद एक दुश्मन बन जाती है। एकदम सही। भागने के दौरान मोती कीचड़ में फंस जाता है और यहाँ हीरा दोस्ती की एक और मिसाल पेश करता है। वो चाहता तो भाग सकता था बिल्कुल, पर वो कहता है फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। वो अपने साथी को छोड़कर नहीं जाता और नतीजा ये होता है कि दोनों पकड़ लिए जाते हैं और उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। कांजी हाउस यानी मवेशियों का बाड़ा, एक तरह की पशुओं की जेल, और वहाँ के हालात तो और भी बदतर थे। बहुत दयनीय। कई भैंसें, बकरियां, घोड़े, गधे सब मुर्दों की तरह पड़े थे। किसी के सामने न चारा था न पानी। ये उस दौर की जेलों का एक प्रतिबिंब है जहां स्वतंत्रता सेनानियों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था। और हीरा मोती को भी वहां कुछ खाने को नहीं मिला। और दूसरे जानवरों की ये हालत देखकर हीरा के अंदर का जो शांत स्वभाव था अब वो विद्रोह में बदल जाता है। हाँ, यहाँ तक कि वो उग्र स्वभाव वाले मोती को दीवार तोड़ने के लिए उकसाता है। ये कहानी का एक और अहम मोड़ है जहाँ एक उदारवादी नेता भी क्रांति का रास्ता अपनाने की जरूरत महसूस करता है। मोती पहले थोड़ा हिचकिचाता है, उसे और मार पड़ने का डर है, लेकिन हीरा उसे जो कहता है वो इस कहानी का शायद सबसे जरूरी संदेश है। क्या कहता है वो? वो कहता है, इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी के देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। यहाँ उसका संघर्ष सिर्फ अपनी आजादी के लिए नहीं रहा, सबके लिए हो गया। हाँ, बल्कि सबकी आजादी के लिए हो जाता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सामूहिक मुक्ति की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। ये सुनकर मोती में भी जोश आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से
कच्ची दीवार पर सींगों से चोट करना शुरू कर देता है। घंटों की मेहनत के बाद दीवार टूट जाती है। और फिर सारे जानवर, घोड़ियां, बकरियां, भैंसे सब भाग निकलते हैं, लेकिन गधे वहीं खड़े रहते हैं। हाँ, उन्हें डर था कि कहीं फिर ना पकड़ लिए जाएं। बिल्कुल, ये उन लोगों का प्रतीक है जो गुलामी के इतने आदी हो चुके हैं कि आजादी का मौका मिलने पर भी उसका फायदा उठाने से डरते हैं। और कहानी का सबसे भावुक पल तब आता है जब हीरा मोटी रस्सी से बंधा होने के कारण निकल नहीं पाता और मोती अपने दोस्त को अकेला छोड़कर जाने से साफ इनकार कर देता है। हाँ, वो वहीं हीरा के पास बैठ जाता है, ये जानते हुए कि सुबह उसकी क्या हालत होगी। ये दोस्ती, ये वफादारी, ये एकजुटता ही तो किसी भी बड़े आंदोलन की असली ताकत होती है। बिल्कुल। सुबह मोती की खूब मरम्मत होती है, उसे मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है, पर उसे इसका कोई अफसोस नहीं है। नहीं, एक हफ्ते तक दोनों मित्र वहीं भूखे प्यासे बंधे रहते हैं। उनकी हड्डियां निकल आती हैं। आखिरकार कांजी हाउस वाले उनकी नीलामी का फैसला करते हैं। नीलामी में उन्हें एक दाढ़ियाल आदमी खरीदता है जिसका चेहरा बहुत कठोर और आंखें लाल थीं। उसे देखते ही दोनों बैल अपने अंतर्ज्ञान से समझ जाते हैं, हाँ, कि ये कोई कसाई है। और अब उनका अंत निश्चित है। ये गुलामी का सबसे भयानक और अंतिम पड़ाव है। वे डर से कांपते हुए उसके साथ चल पड़ते हैं। पर तभी कहानी में एक और जादुई मोड़ आता है। जैसे जैसे वो कसाई उन्हें लेकर आगे बढ़ता है, उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगने लगता है। वही खेत, वही बाग, वही गांव। हाँ, ये अपने वतन, अपनी धरती की पहचान है। और इस पहचान के साथ ही उनकी सारी थकान, सारी दुर्बलता जैसे गायब हो जाती है। उनकी चाल में तेजी आ जाती है। और फिर उन्हें अपना कुआं दिखाई देता है। उनका घर पास था। ये एहसास ही उनमें एक नई जान फूंक देता है। वे दोनों रस्सियां छुड़ाकर अपने घर की ओर ऐसे दौड़ते हैं मानो सदियों की गुलामी की जंजीरें तोड़कर भाग रहे हों। सही कहा। वे सीधे अपने मालिक झूरी की चरनी पर आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें अपना स्वराज वापस मिल गया था। झूरी उन्हें देखता है तो खुशी से दौड़कर उन्हें बारी बारी से गले लगा लेता है। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे पीछे वो दढ़ियल कसाई भी पहुंच जाता है और उन्हें अपना बताने लगता है। हाँ, इस बार मोती चुप नहीं रहता। अब वो अपने घर में, अपनी जमीन पर खड़ा है। वो अपना रौद्र रूप दिखाता है और कसाई पर सींग चलाकर उसे गांव के बाहर तक खदेड़ देता है। ये अपनी धरती पर अपने अधिकार का अंतिम दावा है। ये उस विदेशी शक्ति को खदेड़ बाहर करने का प्रतीक है। और अंत में घर में उत्सव का माहौल बन जाता है। हाँ, झूरी उन्हें नांद में खली, भूसा, चोकर और दाना डालता है। ये उनकी मेहनत और संघर्ष का मीठा फल है। पूरा गांव तमाशा देखता है। और कहानी का जो सबसे सुंदर और दिल को छू लेने वाला क्षण है वो आखिर में आता है। झूरी की पत्नी जो पहले उन पर इतनी नाराज थी, हाँ, वो भी बाहर आती है और आकर दोनों के माथे चूम लेती है। ये पूरे घर, पूरे समाज की स्वीकृति है। ये उनके संघर्ष की असली और संपूर्ण जीत थी। तो हमने देखा कि ये कहानी सिर्फ दो बैलों की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोस्ती, वफादारी और सबसे बढ़कर स्वतंत्रता के लिए किए गए अथक संघर्ष की कहानी है। प्रेमचंद ने बड़ी चतुराई से जानवरों को मानवीय भावनाओं और राजनीतिक चेतना से भरकर हमारे सामने पेश किया है। हाँ, हीरा का वो शांत, गंभीर और रणनीतिक स्वभाव, और मोती का उग्र लेकिन वफादार चरित्र, ये दोनों मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन के अलग-अलग पहलुओं को पूरा करते हैं। बिल्कुल। ये कहानी हमें सिखाती है कि आज़ादी कितनी कीमती चीज़ है और उसे पाने के लिए कोई भी प्राणी किस हद तक जा सकता है। हीरा और मोती का बार बार हर मुसीबत सहकर अपने घर लौटना, अपने मालिक झूरी के पास लौटना, ये स्वराज की चाहत की एक अमर गाथा है। ये सिर्फ एक घर वापसी नहीं है, बल्कि अपनी अस्मिता और अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की कहानी है। बिल्कुल। अब श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात, हमने इस कहानी को स्वतंत्रता आंदोलन के रूपक के तौर पर तो देखा, लेकिन क्या आज के समय में भी इसके मायने हैं? जरूर है। क्या आज भी हमारे समाज में ऐसे मूक या बेजुबान वर्ग हैं जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं? और शायद सबसे जरूरी सवाल, क्या हम अपने आसपास के उन बेजुबान प्राणियों के प्रति अपने व्यवहार में झूरी के प्रेम को देख पाते हैं या गया के अत्याचार को? ये कहानी हमें सिर्फ इतिहास नहीं दिखाती, बल्कि एक आईना भी दिखाती है।